हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 4 पार्ट्स में वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट कीजिए और वहाँ पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। उस प्लेलिस्ट से आप लोग अपने इस बुक के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उत्तराखंड के परिचय जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको कवर कर लिया है। साथ ही हम लोगों ने कुमाऊं में चंद राजवंश हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पूरे पढ़े हैं। और साथ ही हम लोगों ने गढ़वाल में परमार वंश पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग इन सारी वीडियोज़ को वहाँ से देख सकते हैं। इस वक्त हमारा चल रहा है गोरखा शासन, ठीक है। तो गोरखा शासन में भी हम लोग कई चैप्टर्स के कवर कर चुके हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने गोरखाओं की न्याय प्रणाली हम लोग पढ़ चुके हैं इसके अंतर्गत। और गोरखा प्रशासन, गढ़वाल में आक्रमण, कुमाऊं में उन लोगों ने कब आक्रमण किया था ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही उन लोगों की कुछ कर नीतियाँ थी वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दंड विधान हो गया और गोरखा सेना के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। और गोरखों का समाज गोरखों का समाज और धर्म एवं संस्कृति भी हम लोग कवर कर चुके हैं। और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध जो उनका हुआ था, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध जिसमें संगोली की संधि हुई थी, तो उसको अभी हम इस वक्त कवर कर रहे हैं। तो अभी हमारा चल रहा है अंग्रेज़ों के साथ संधि। और इससे पहले जो लास्ट वीडियो, इससे पहले जो वीडियो आई थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इसमें 4 जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनके नाम को आपने अच्छे से नोट कर लेना है। तो आप लोग पिछली वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो आज हमारा रहने वाला है अंग्रेज़ों के साथ संधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग को पेंसिल, कॉपी, पेन लेकर बैठना है। अगर बुक है तो बुक में अंडरलाइन कीजिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोग को नोट करनी चाहिए, तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और कॉपी में भी आप लोग नोट नोट करते रहिएगा, ताकि जब आप नोट्स को रिवाइज़ करें तो आप लोगों को चीज़ें आसानी से याद हो जाएँ, ठीक है। तो शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो। तो आज है हमारा अंग्रेज़ों के साथ संधि। जो युद्ध हुआ था, मैं अब थोड़ा-सा आप लोगों को बता देती हूँ कि अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध हुआ था इनका, ये 1814 से लेकर 1816 तक हुआ था, ठीक है। तो 1815 में इनकी संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने जानी। एक तो कल्लूंगा के युद्ध के बारे में हम लोगों ने जाना कि कितनी सैनिक उसमें मारे गए थे अंग्रेज़ों की तरफ से और गोरखाओं की तरफ से। और 4 जो मेजर जनरल अधिकारी थे उनके नाम भी हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि मेजर जनरल मार्ले हो गए, मेजर जनरल जे.एस. वुड हो गए, मेजर जनरल जेलेप्सी हो गए और ऑक्टरलोनी हो गए मेजर जनरल, ठीक है। तो इन चारों का मेन रोल था इसके अंतर्गत। और कई हज़ार सैनिकों के साथ इन लोगों ने गोरखाओं को चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है। और काफ़ी बहादुरी से उन्होंने इस युद्ध में डटकर उन अंग्रेज़ों का और आखिरकार आखिरी दम तक उन लोगों ने युद्ध किया था। लास्ट में फिर एक संधि पे आकर ये युद्ध रुक गया था, ठीक है। तो उसी संधि के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो है 27 अप्रैल 1815 में ई गार्डनर, बम शाह, चामू भंडारी। ई गार्डनर तो ये ब्रिटिश अधिकारी हैं, ये बाद में फिर कुमाऊँ के कमिश्नर बनाए गए थे। और बम शाह, चामू भंडारी और जसमदन थापा के नेतृत्व में में अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संधि हुई थी, ठीक है। तो ये बम शाह, चामू भंडारी और जसमदन थापा जो थे, ये कौन थे? नेपाली प्रशासक थे एक तरीके से, ठीक है। यानी कि सैनिक कमांडर थे और एक उच्च पद पे नियुक्त थे वहाँ पर, ठीक है। जो शाह हैं वो एक गोरखा प्रशासन में एक काफ़ी समझदार और कूटनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनको अल्मोड़ा के गवर्नर के रूप में उस वक्त वहाँ पर को नियुक्त किया गया था। अल्मोड़ा के गवर्नर थे उस वक्त, ठीक है, जिस वक्त ये युद्ध चल रहा था और ये संधि जब हो रही थी। तो ये बम शाह जो थे वो अल्मोड़ा के गवर्नर के रूप में वहाँ पे नियुक्त थे। चामू भंडारी और जसमदन थापा जो थे यहाँ पे को एक सेनापति के रूप में वहाँ पे को चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संधि हुई थी। तो इस डेट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, 27 अप्रैल 1815, जिसमें गोरखों द्वारा कुमाऊं को छोड़कर नेपाल जाने व कुमाऊं को अंग्रेजों के सुपुर्द करने का प्रस्ताव था, ठीक है। तो उस संधि में क्या मेंशन किया गया था कि जो गोरखा लोग हैं वो कुमाऊं को छोड़कर चले जाएंगे वहां से, ठीक है। अगले दिन बम शाह ने जसमदन थापा को गार्डनर के पास भेजा और पत्र द्वारा यह मांग की कि पश्चिमी भाग में अमर सिंह थापा, उसका पुत्र रणजोर सिंह व अन्य गोरखा सरदार जो जनरल ऑक्टरलोनी के साथ युद्धरत हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 नाम बताए थे कौन कौन से,
उन 4 नामों को आप लोग याद करिएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इससे पहले वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसके अंतर्गत सारी डिटेल्स हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने गोरखाओं को चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है? तो इसमें 4 जो मैंने नाम लिए थे, मेजर जनरल मार्ले, मेजर जनरल जे.एस. वुड, मेजर जनरल जेलेप्सी और मेजर जनरल ऑक्टोलोनी। तो उन्हीं ऑक्टोलोनी की बात हो रही है कि उन्होंने 4 तरफ से उनको घेरा हुआ था। ऑक्टोलोनी ने कहाँ पर को वो तैनात थे, पश्चिमी भाग में, ठीक है? गोरखा राज्य के पश्चिमी भाग में तैनात किए गए थे और वहाँ पर को सतलज और यमुना नदियों के मध्य वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर इनका युद्ध हो रहा था, ठीक है? तो वहाँ पर को इन लोगों ने जब संधि संधि का जो कार्य चल रहा था वहाँ पर को, तो उन्होंने एक पत्र लिख के भेजा कि अमर सिंह थापा और उनके पुत्र रणजोर सिंह जो हैं वो और जो अन्य गोरखा सरदार हैं वो जनरल ऑक्टोलोनी के साथ युद्ध कर रहे हैं। उन्हें लड़ाई समाप्त करने का आदेश भेजा जाए, ठीक है? क्योंकि संधि हो गई थी तथा जेठक व नाहन से सेना वापस बुला ली जाए, ठीक है? इस पत्र पर बम साहब व अल्मोड़ा स्थित अन्य गोरखा सरदारों ने हस्ताक्षर कर रखे थे, ठीक है? जो बम साह हैं वो काफ़ी मतलब उस समय के एक तो अल्मोड़ा के गवर्नर के रूप में यहाँ पर नियुक्त थे और काफ़ी उदार, मतलब एक तो बहुत समझदार थे, कूटनीतिज्ञ थे और अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा उदार प्रशासक इनको माना जाता है गोरखा शासन का। तो बहुत उनको पता था कि अंग्रेज़ों ने क्या करा है, उनको चारों तरफ से घेर लिया है और उनसे जितनी हम हालाँकि उन्होंने युद्ध में काफ़ी डटकर अंग्रेज़ों का सामना किया है, हार नहीं मानी है और अपनी जो उनकी नीति थी उसके अनुसार उन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया। लेकिन लास्ट में जब उनके पास सारी चीज़ें खत्म हो गई थी तो उन्होंने संधि के लिए राज़ी हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सब कुछ तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो बचा-खुचा है उसको बचा के रखना है, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया था, अन्य गोरखा सरदारों के साथ उस संधि पत्र पे हस्ताक्षर कर लिए थे। इस इस पर गार्डनर ने एक आदेश जारी किया, आदेश जारी कर अल्मोड़ा छोड़कर भागे हुए सभी कुमैयों को वापस अल्मोड़ा बुला लिया। तदनुसार 30 अप्रैल से गोरखों ने कुमाऊँ छोड़ना प्रारंभ कर दिया, ठीक है? 14 मई को उन्होंने झूलाघाट में काली नदी को पार कर डोटी में प्रवेश किया। पाली में नेथाना व गढ़वाल में लोहाबगढ़ में अभी भी गोरखों की चौकियां थी, जिसमें लगभग 150 आदमी तैनात थे। इन्हें भी खाली कर दिया गया और गार्डनर को गवर्नर जनरल के आदेश पर कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया, ठीक है? अब क्या हुआ कि अब जो पूरा कुमाऊं क्षेत्र है वो कहाँ पर को आ चुका है, अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। तो अब जो गार्डनर हैं उनको कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है और जी डब्ल्यू ट्रेल को उनका सहायक बना दिया गया है। यह सब होने पर 4 मार्च 1816 तक संधि पत्र की पुष्टि नहीं हो पाई थी। यानी कि हस्ताक्षर तो हो गए थे लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई थी। नेपाल दरबार में थापा दल ने इस संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। किसने? थापा दल ने। थापा दल एक नेपाल का जो सैन्य एक दल था, उसका नाम उसमें से एक एक नाम जो था थापा दल था। यानी कि इनकी एक अलग से एक टुकड़ी होती है, तो उस सैन्य टुकड़ी का नाम थापा दल रखा गया था। उसमें जैसे अमर सिंह थापा हो गए और 1-2 थापा लोग और थे, मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैं मेंशन कर दूँगी। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इस संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था कि यानी कि ये लोग उस पक्ष में नहीं थे, यानी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि संधि हो। ये लोग मतलब आखिर तक लड़ना चाहते थे, यानी कि युद्ध करना चाहते थे और युद्ध करके ये लोग वापस से अपनी वही स्थिति वापस चाहते थे, ठीक है? फलतः बमसाह जो शांति व संधि चाहता था, यानी कि बमसाह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बमसाह कैसे थे, उदार उदार प्रशासक थे एक। तो वो चाहते थे कि शांति रहे। हालाँकि उन्होंने युद्ध में अपना पूरा साथ दिया, पूरा उन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने जब स्थिति को समझा कि अब जो है हमको क्या कर लेना चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए और युद्ध को यहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महिलाओं और बच्चों को भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा नरसंहार हो गया था इस युद्ध में। तो बमशाह जो चाहते थे कि शांति चाहते थे वो, लेकिन जो थापा दल था वो नहीं चाहता था। बहुत ही थापा दल उस समय का क्या था, मतलब गोरखा राज्य के दौरान इस दल के जो नियम और अनुशासन के ये बहुत कड़े होते थे, ठीक है? और इनके जो नियम थे बहुत ही कट्टर नियम थे और इनके नियमों के सामने इनके दुश्मन भी जो थे वो डरते थे। तो इन्होंने सख्त मना कर दिया कि संधि नहीं होगी, लेकिन बमशाह जो थे वो चाहते थे कि संधि हो और शांति रहे। तो उन्होंने कहा कि को ये कहना पड़ा कि यदि संधि पत्र खस्सियों यानी कि थापा दल के हाथ पड़ा तो वह ना ही केवल वास्तविक शांति की स्थापना हो पाएगी और वरन राजा के पक्षधरों के अलावा स्वयं उसे भी मौत अथवा देश से निकलने का सामना करना पड़ेगा। अस्तु बनारस में स्वर्गीय राजा रण बहादुर शाह के गुरु गजराज मिश्र को काठमांडू बुलाया गया, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा एक नाम कि स्वर्गीय राजा रण बहादुर शाह, ठीक है? तो ये रण बहादुर शाह कौन थे? रण बहादुर शाह जब कुमाऊँ पर गोरखाओं ने अ, युद्ध किया, 1790 पर जब कुमाऊँ पे विजय प्राप्त करी, तो वो किसके नेतृत्व में की थी उन्होंने? तब वहाँ का राजा कौन था? रण बहादुर शाह था, ठीक है? उस वक़्त और
इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1790 पे गोरखाओं ने कुमाऊँ पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है? तो बाद में क्या हुआ, इनके ही भाई द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि ये थोड़ा सनकी प्रवृत्ति के थे और इन्होंने अपनी पत्नी के कारण क्या किया था, राजगद्दी छोड़ दी थी, फिर बनारस चले गए थे और फिर बनारस के बाद फिर जब इनके गुरु गजराज मिश्र इनको जब वापस लेकर आए, एक मतलब आपसी जो इनके राज दरबार में आपसी जो कलह चल रहा था, उसमें इन्होंने शांति का एक मतलब संधि का एक महत्वपूर्ण रोल इन्होंने वहाँ पर निभाया था। तो इन्हीं के कहने पर फिर रणबहादुर शाह को वापस नेपाल में आने की अनुमति मिली और उसी दौरान फिर क्या हुआ, इनका एक फिर आपसी एक मतभेद हुआ अपने सौतेले भाई के साथ। तो उनके सौतेले भाई ने इनकी वहाँ पर को हत्या कर दी थी राज दरबार में, ठीक है? तो उनके गुरु कौन? गजराज मिश्र। गजराज मिश्र नेपाल के शाह राजवंश के समय के एक मतलब राजगुरु और पुरोहित माने जाते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ना कि मिश्र और उपाध्याय ब्राह्मण को ही मानते थे गोरखा। तो गजराज मिश्र को काठमांडू फिर बुलाया गया वहाँ से, जिसने क्या किया, 2 दिसंबर 1815 को लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेडसॉ के साथ संधि की, जिसके अनुसार सारा तराई प्रांत काली के पश्चिम का समूचा पहाड़ी प्रदेश व मंची नदी के पूर्व का भाग ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ठीक है? तो इनके नेतृत्व में ही क्या करा, संधि पत्र पर जो संधि पत्र था उस पर हस्ताक्षर करे इन्होंने करे और किन्होंने, गुरु गजराज मिश्र ने करे और चंद्रशेखर उपाध्याय ने करे। ठीक है? तो इन दोनों के नाम आप लोगों को नोट कर लेने हैं, कौन कौन? गुरु गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दूसरे कौन थे? चंद्रशेखर चंद्रशेखर उपाध्याय। ठीक है? तो ये 2 नाम आप लोग नोट कर लीजिए। संगौली की संधि पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो कौन थे? गुरु गजराज मिश्र थे और दूसरे कौन थे? चंद्रशेखर उपाध्याय थे। चंद्रशेखर उपाध्याय भी उस समय कूटनीतिज्ञ और राज दरबार के उच्च अधिकारी थे। इन्हें दूत भी कहा जाता था। दूत यानी कि उस समय वकील होते थे, मतलब एक वकील के रूप में वो कार्य करते थे। तो इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है इसमें। तो इन 2 लोगों ने क्या किया था, संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये 2 नाम आप लोगों को नोट नोट कर लेने हैं, ठीक है? जिसने 2 दिसंबर 1815 को लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिदोस के साथ संधि की, जिसके अनुसार सारा तराई का प्रांत काली के पश्चिमी का समूचा पहाड़ी प्रदेश व मंची नदी के पूर्व का भाग ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ठीक है? काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति करने पर भी सहमति हो गई, किंतु शीघ्र ही नेपाल के दलबंदी प्रारंभ हो गई। नेपाल में दलबंदी प्रारंभ हो गई। ठीक है? थापा दल संधि के बजाय युद्ध करने की पक्ष में थे। ठीक है? ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि थापा दल जो था वो क्या, थापा दल मैं आपको बता चुकी हूँ क्या था। ये नेपाल जो सैन्य एक बटालियन है। ठीक है? थापा दल। और अभी भी थापा दल के नाम से नेपाल में एक सैन्य दल अभी भी कार्यरत है। तो जो थापा दल थे, इनके जो नियम थे वो काफ़ी कड़े और बहुत ही अनुशासित होते थे। जो जो इन्होंने तय कर लिया, उसको तय कर लिया और बहुत अलग टाइप की टुकड़ी थी ये। तो ये युद्ध करने के पक्ष में थे, यद्यपि गोरखियाली प्रतिनिधि बरपसरा अथवा मकवानपुर, बीजीपुर और महोत्तरी, सबोतरी या मोरंग को छोड़कर शेष तराई का भाग अंग्रेजों को हस्तगत करने के लिए राजी हो गया। ठीक है? लेकिन वह अब काठमांडू में अंग्रेजी रेजिमेंट को रखने के लिए राजी न था। यही नहीं, अमर सिंह थापा तुरंत युद्ध करना चाहते थे। ठीक है? अमर सिंह थापा जो थे ये वहाँ पर के सबसे बड़े काजी थे और गोरखा साम्राज्य के सबसे महान और साहसी और कुशल सैनिक कमांडर में से एक थे। उन्हें नेपाल का क्या कहा जाता है, जीवित सिंह कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अमर सिंह थापा को नेपाल का जीवित सिंह कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में भी आ सकता है कि लिविंग लॉयन ऑफ नेपाल के रूप में कौन जाना जाता है, तो अमर सिंह थापा हैं। ठीक है? तो ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही कठोर और कट्टर टाइप के एक योद्धा थे और काफ़ी वीर इनको माना जाता था इनकी गोरखा शासन में। और अमर सिंह थापा की एक दूरदर्शी सेनापति के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है? तो ये जो अंग्रेज़ों की जो कूटनीति थी, इसको पहले से ही भाँप लेते थे। तो अमर सिंह थापा जो थे वो तुरंत युद्ध करना चाहते थे। फलतः नेपाल नरेश की ओर से प्रधानमंत्री भीम सिंह थापा ने संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। ठीक है? तो भीम सिंह थापा भी जो थे वो थापा दल में थे, तो उन्होंने भी संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार फरवरी 1816 में गजराज मिश्र के माध्यम से गोरखों ने युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि अब 1816 में क्या हुआ, यानी कि 1815 में तो इनकी संधि हो गई थी, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से फिर से युद्ध किया गया। ठीक है? अंग्रेज फौज भी पहले से तैयार थे। अतः जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में 10 फरवरी को ब्रिटिश फौज ने चोरिया घाट के दर्रे से नेपाल की घाटी की ओर प्रस्थान किया। इसी दिन कर्नल निकल्स को भी सीतपुर से डोटी में हमला करने का हुक्म हो गया। ठीक है? तो ये सभी नाम, जितने भी अंग्रेज अधिकारियों के नाम इसके अंतर्गत आ रहे हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस युद्ध से संबंधित कौन अंग्रेज अधिकारी इस युद्ध से संबंधित हैं, तो उनके नाम भी आ सकते हैं। ठीक है?
गार्डनर को राजनीतिक एजेंट के रूप में फौज के साथ-साथ चलना था। ट्रेल को कुमाऊँ के कमिश्नर का भार सौंपा गया, ठीक है? तभी ऑक्टोलोनी, क्योंकि गार्डनर जो कुमाऊँ कमिश्नर थे, अब उनको क्या करना था, उनको युद्ध में ध्यान देना था, तो फिर ट्रेल को कुमाऊँ का कमिश्नर भार सौंपा गया। तभी ऑक्टोलोनी की ओर से यह समाचार प्रसारित कर दिया गया कि नेपाल दरबार ने 2 दिसंबर की संधि की पुष्टि कर दी थी। मकवानपुर में गोरखियालियों की पराजय तथा दोनों ओर की जनहानि के कारण यह संधि की पुष्टि हो पाई थी। ठीक है? तो अब क्या हुआ फाइनली, जब ये युद्ध हुआ दोबारा, तो उसमें भी मतलब बहुत नुकसान हुआ। ठीक है? तो उसके बाद फिर सारी चीज़ों को देखते हुए 2 दिसंबर को क्या कर दिया गया, संधि की पुष्टि कर दी गई। ठीक है? गोरखियालियों की पराजय तथा दोनों ओर से जनहानि के कारण यह संधि की पुष्टि हो गई। ठीक है? अब इसमें कुछ शर्तें रखी गई, संधि के फलस्वरूप कुछ शर्तें रखी गई है, जिनको आप जानना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 2 दिसंबर 1815 में गजराज मिश्र द्वारा, ठीक है, की गई संधि की नेपाल नरेश ने 4 मार्च 1816, ठीक है, ये 1816 है, हाँ, यहाँ पे 1916 दिया गया है, तो ये गलत है, 1816 को पुष्टि करी गई। ठीक है? तो ये 2 डेट आप लोगों को ध्यान में रखना है। कौन-सी? 2 दिसंबर 1815 को गजराज मिश्र की द्वारा की गई संधि, यानी कि 2 दिसंबर 1815 को इनके द्वारा उसमें संधि पत्र पे हस्ताक्षर किए गए इनके द्वारा, और पुष्टि कब की गई? 4 मार्च 1916 को की गई। तो ये 2 डेट आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। दोनों ओर से युद्धबंदी की अंतिम घोषणा कर दी गई। पूर्व संधि के फलस्वरूप तराई का जो प्रदेश अंग्रेजों को सौंपा गया था, उसे पुनः नेपाल को लौटा दिया गया। यानी कि पहले जो संधि हुई थी, कौन-सी? 1815 में जो संधि की बात की गई थी, 27 अप्रैल 1815 में जो संधि की बात की गई थी, उसमें क्या था? मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में पढ़ के बताया था कि इस कि जो तराई वाला क्षेत्र था, वो क्या कर पहले वाली संधि में क्या था, अंग्रेज़ों को सौंपा गया था, ठीक है? और फिर बाद में जो दूसरी वाली संधि में हस्ताक्षर हुए, तो उसमें क्या करा, वो जो पहले वाली संधि में जो तराई वाला क्षेत्र अंग्रेज़ों को दिया गया था, उसको वापस लौटा दिया गया, किसको? नेपाल को। और क्यों लौटा दिया गया था? क्योंकि इस प्रांत में क्या था, गोरखा सरदारों की अपनी निजी जागीरें थी, जिसमें मेल-मिलाप रखना कंपनी सरकार के लिए आवश्यक था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे और कौन-सी शर्तें इसमें रखी गई थी इसके अंतर्गत, कि अवध की सीमा पर स्थित भूभाग अवध के नवाब को दे दिया गया। मंची और तीस्ता नदियों के मध्य की छोटी-सी पट्टी सिक्किम के राजा को दे दी गई। ठीक है? यह सब व्यवस्था ई गार्डनर की देख-रेख में हुई, जो नेपाल में सबसे पहला ब्रिटिश रेजिडेंट था। फिर टिंकर और छांगरू नेपाल को हस्तगत करा दिया गया। टिंगर और छांगरू जो क्षेत्र है, वो नेपाल को हस्तगत कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह सब व्यवस्था ई गार्डनर की देख-रेख में हुई। ठीक है? संधि, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जब संगौली की संधि हुई, तो उसमें उसका नेतृत्व किसने किया? ब्रिटिश अधिकारियों की तरफ से गार्डनर ने, ई गार्डनर ने। ठीक है? तो ये आप लोगों को नोट करना है। उसके बाद नाभि व कुटी ब्रिटिश व्यास में मिला दिए गए। ठीक है? तो ये कुछ शर्तें थी उसके अकॉर्डिंग, संधि पत्र के अकॉर्डिंग, तो ये आप लोगों को नोट कर लेनी है। बहुत 8 के 8 पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। वहाँ पर यह भी ध्यातव्य ध्यातव्य है कि अल्मोड़े में अधिकार करने से पहले गोरखों को तरह-तरह के आश्वासन व लालच दिए थे, जिसमें उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि यदि गोरखियाली लोग अल्मोड़ा अंग्रेजों को सौंप दे, तो उनके साथ उदारता बरती जाएगी और किसी भी तरह चंद राज्य को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। यह भी गोरखों को काली पार कर डोटी में उतारने का उत्तरदायित्व अंग्रेजों का होगा। ठीक है? उसमें कूलियों की व्यवस्था भी शामिल होगी। कालांतर में इन्हीं शर्तों के मद्देनज़र नेपाली जुलाखाट पार नेपाल गए थे। यानी कि इन्हीं शर्तों के अकॉर्डिंग क्या था, जो ब्रिटिश अधिकारियों ने गोरखा शासकों से जो वादा किया था, तो उसको पूरा भी किया उन्होंने। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गोरखों तथा अंग्रेजों के मध्य हुई उपरोक्त संधि को संगोली संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि जो संधि अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में, गोरखाओं के बीच में संधि हुई है, उसको संगोली संधि के नाम से जाना जाता है। 1814 से 1816 तक की डेट को आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है? जिसके अनुसार 4 मार्च 1816 के पश्चात कुमाऊँ और गढ़वाल में अंग्रेजी सरकार की स्थापना हुई। ठीक है? तो ये वाली जो लाइन है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो कुमाऊँ और गढ़वाल पर अंग्रेजी अधिकारियों का शासन कब से प्रारंभ होता है? 4 मार्च 1816 से। ठीक है? संगोली की संधि के अनुसार जहां नेपाल सरकार ने एक ब्रिटिश रेजिमेंट काठमांडू में रखना स्वीकार किया, वहीं अंग्रेजों ने भी गोरखा सैनिकों की बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करना स्वीकार किया। ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर से यहाँ पर तक आप लोग को अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है, इस वाले पार्ट को। ठीक है? क्योंकि क्या हुआ था कि नेपाल सरकार ने ब्रिटिश रेजिमेंट को काठमांडू में रखना स्वीकार किया था। तो वहीं पर को फिर इसके अपोजिट गोरखा सैनिकों को की बहादुरी को देखते हुए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने क्या किया था, गोरखाओं को अपनी आर्मी में स्वीकार किया था, भर्ती करना स्वीकार किया था। ठीक है? और ब्रिटिश अधिकारियों में पहले भी इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये पहला ऐसा युद्ध था कि इसमें क्या हुआ था कि जो विरोधी दल था, उन्होंने अपने विरोधियों का, यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों ने नेपाल जो गोरखा के जो वीर जो शासक थे, उनका शहीद स्मारक भी बनवा रखा है। ठीक है? तो उनकी बहादुरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए थे वो।
जब उन्होंने 4-5 हज़ार 6 हज़ार सैनिकों का डटकर उन्होंने सामना किया था। मात्र कुछ ही 100 लोग थे गोरखा शासकों की तरफ से, कुछ ही 100 लोग थे और उन्होंने अंत तक बहुत बहादुरी से इस युद्ध में अपना अ, पूरी तरह अपनी पूरा जोर लगा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच युद्ध में उससे पूर्व मूर क्राफ्ट की तिब्बत यात्रा का वर्णन परिशिष्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब है कलंगा का युद्ध। मानव जाति के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएँ, जो ये टॉपिक आने वाला है, इसमें आपको सिर्फ़ ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें कलंगा के युद्ध एक बार हम पहले भी कर चुके हैं इसको, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में दिया गया है, तो इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये कहानी की तरह सुनते जाना है। जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मानव जाति के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिन्हें देखकर लोग कह सकते हैं कि इतिहास की धारा बदल गई। कलंगा का युद्ध उनमें से एक था। यह गोरखा योद्धाओं के सच्चे साहस का प्रतीक था। ठीक है? तथा भयंकर प्रतिद्वंदिता के बावजूद इनसे गोरखा और अंग्रेजों के बीच एक चिरस्थायी बंधन स्थापित किया। 1803 में जिस वर्ष गोरखाओं ने देहरादून पर कब्जा किया, उसी वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने विजय अभियान का विस्तार निकटवर्ती सहारनपुर जिले तक कर दिया। ठीक है? नेपाली और अंग्रेज दोनों ही अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनकी जो सीमाएँ थी वो एक-दूसरे से सटी हुई थी। इसीलिए दोनों शक्तियों के बीच टकराव अपरिहार्य हो गया। ठीक है? यहाँ पे वो क्या लिख रहा है आप लोग देखना। 1804 में गोरखाओं ने देहरादून पर कब्जा किया। ठीक है? और वहीं पर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या कर दिया था, अपना विस्तार वहाँ तक पहुँचा दिया था, यानी कि सहारनपुर तक। देहरादून और सहारनपुर की जो थी, क्या थी, सीमाएँ आपस में मिल रही थी। ठीक है? तो नेपाली और अंग्रेज़ दोनों ही अपने क्षेत्रों के विस्तार के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनकी सीमा एक-दूसरे से सटी हुई थी। इसीलिए दोनों शक्तियों के बीच टकराव अपरिहार्य था। इसके अलावा 1814 तक भारत में अंग्रेज़ों को मराठा संघ के साथ अ, मुठभेड़ों में हार का सामना करना पड़ा था। गोरखाओं ने सबसे पहले ब्रिटिश भारत में कई आक्रमणों के साथ आक्रमण शुरू किया। हालाँकि दोनों पक्षों के बीच शत्रुता 1 दशक से भी अधिक समय से चल रही थी। सीमा विवाद, व्यापार और युद्धरत पक्षों के महत्वाकांक्षी विस्तारवाद के परिणामस्वरूप दोनों के बीच तनाव बढ़ ही रहा था। ए.आर. गिल का मानना है कि नेपालियों ने 1800 से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बेतहाशा आक्रमण की एक प्रणाली अपना रखी थी। कहा जाता है कि लगभग 200 गाँव और ज़मीन के बड़े हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है? तो ये हमने बुटवल वाली एक स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा कि 200 गाँव वाली कौन-सी बात हो रही है, ठीक है? तो बुटवल एक क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत क्या किया था गोरखाओं ने, जिसकी वजह से इन 2 राज्यों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली दरबार के बीच बार-बार विरोध और बातचीत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल रहा था, क्योंकि क्या कर रहे थे ये लोग बुटवल वाले क्षेत्र पे बार-बार आक्रमण कर दे रहे थे, उधम मचा रहे थे, अ, परेशान कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो बार-बार उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन गोरखा जो थे वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। गोरखा ज़ाहिर तौर पर यह सोचकर गोरखा ज़ाहिर तौर पर यह सोचकर कि अंग्रेज़ों की सहनशीलता उनके डर के कारण थी। ठीक है? तो गोरखा ये सोच रहे थे कि वो अगर सहन कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो हमसे डर रहे हैं। ठीक है? हर साल और भी ज़्यादा दुस्साहसी और दबंग होते गए। सबूतों से साफ ज़ाहिर होता है कि युद्ध का अधिकार युद्ध का आखिर का समाधान हो ही गया। 18 मई 1814 में गोरखाओं ने 3 पुलिस थानों में पर हमला किया और 118 पुलिसकर्मियों को मार डाला। ठीक है? लेकिन कहावत के अनुसार आखिरी घटना गोरखपुर में एक ब्रिटिश पुलिस थाने पर हुई, जिसमें दिखाई दिया जिसमें एक अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या और ब्रिटिश सैनिकों को नष्ट करने का प्रयास शामिल था, और एक अन्य मामले में कुएँ में जहर भर देने के कारण लॉर्ड मोरिया, जो बाद में मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग कहलाए, ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है? मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग एक क्या थी? एक उपाधि होती है, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा, युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने गोरखाओं को चारों दिशाओं से आक्रमण करने की योजना बनाई, और जैसे कि उम्मीद थी, चारों दिशाओं से मैंने आप लोगों को पहले जो नाम पढ़ के बताए हैं वही की ओर इशारा कर रहा है। चारों दिशाओं से यानी कि मेजर जनरल मार्ले, इससे पहले वाले पार्ट में पूरा अच्छे से समझाया गया है। तो जो 4 दिशाओं की आपको बात की जा रही है, यानी कि चारों दिशाओं से आक्रमण करने की योजना बनाई, ठीक है? किन्होंने? ब्रिटिश अधिकारियों ने। तो उसमें 4 अधिकारी कौन-कौन थे? एक तो मेजर जनरल मार्ले, जो बिहार के अधीन 1000 सैनिक नियुक्त कर उसे सीधे नेपाल की राजधानी काठमांडू पर हमला करने का आदेश दिया गया था, ठीक है? मेजर जनरल मार्ले को। और दूसरा था मेजर जनरल जी.एस. वुड को, तो इनके अधीन थे 4000 सैनिक, ठीक है? 4000 सैनिक गोरखपुर में हमला करने को नियुक्त किए गए थे। कहाँ पर को? गोरखपुर में, ठीक है? और 3000 गोरखपुर जो मेन अ, जगह थी, मेन क्षेत्र था जो, मेजर जनरल जलेप्सी, जिसके अधीन 3000 यानी कि साढ़े तीन हजार सैनिकों के साथ देहरादून में तैनात किया गया था मेजर जनरल जेलेप्सी को। और मेजर जनरल ऑक्टर लोनी जो थे वो पश्चिम की तरफ थे। गोरखा राज्य के पश्चिम की तरफ इनको तैनात किया गया था 6000 सैनिकों के साथ। ठीक है? तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
अंग्रेजी अधिकारियों ने गोरखाओं को बुरी तरह से घेर लिया था। लेकिन उसके बाद भी हजारों की तादाद में सैनिक होने के बावजूद भी गोरखाओं ने बहुत डटकर वहाँ पर ब्रिटिशर्स का सामना किया था। अ, चारों ओर से आक्रमण करने की योजना बनाई और जैसी ही उम्मीद थी, बहादुर पहाड़ी सैनिकों ने अदम्य साहस का कड़ा प्रतिरोध प्रदर्शित किया। बहादुर पहाड़ी सैनिक कौन थे? गोरखा। मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम के पियरेज की एक उपाधि थी। इसे 6 दिसंबर 1816 को फ्रांसीसी रॉर्डन हेस्टिंग्स मोइरा यॉर्कशॉर के दूसरे अल के लिए बनाया गया था। 1 नवंबर 1814 को लखनऊ में युद्ध की औपचारिक घोषणा की गई, जिसके बाद 4 अंग्रेज टुकड़ियां अपने अग्रिम चौकियों से आगे बढ़ी। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से सुनते जाइएगा, लेकिन उसमें पूरी लाइन में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ए.आर. गिल का मानना था कि गोरखपुर और दीनापुर में अंग्रेजों की टुकड़ियों का नेतृत्व उत्साहहीन था और अक्टूबर 1814 में के अंत में मेजर जनरल और सर डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक टुकड़ी ने लुधियाना के सिरमौर और शिमला पहाड़ियों से होते हुए गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों में सैन्य गवर्नर अमर सिंह थापा की सेनाओं के खिलाफ धीमी गति से आगे बढ़ना शुरू किया। उन्हें जिन्हें गोरखाओं ने अपने अधीन कर लिया था। ऑक्टरलोनी राजनीतिक और सैन्य दोनों ही दृष्टिकोण से भारत में सेवा करने वाले अब तक के सबसे प्रभावशाली अधिकारियों में से एक थे। इनके साथ ही मेजर जनरल सर रॉबर्ट रोलो गेलेप्सी, जिसका मुख्यालय सहारनपुर में था, को देहरादून में प्रवेश करने वहां की किलेबंदी को नष्ट करने और फिर जौनसार जाकर ऑक्टोलोनी की सहायता करने या पश्चिम की ओर बढ़ने और नाहन पर कब्जा करने, फिर रणजोर सिंह थापा की मदद से गोरखा सेनाओं को, रणजोर सिंह थापा कौन था? अमर सिंह थापा का बेटा। ठीक है, रणजोर सिंह थापा कौन था? अमर सिंह थापा का बेटा। ठीक है, की मदद करने गोरखाओं को अलग करने का निर्देश दिया। ठीक है, तो ऑक्टोलोनी के संग इनका युद्ध हो रहा था। ये हमने स्टार्टिंग वाली पार्ट में पढ़ा था, जब हम संधि के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद हो तो गैलेप्सी, कहीं पर कोई जीलेप्सी आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर गिलेप्सी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही पर्सन है। कि कर्नल माओबी के नेतृत्व में 2 टुकड़ियां भेजी और जो 24 अक्टूबर 1814 को दून में प्रवेश कर गई। स्थिति से अवगत होने पर बलभद्र सिंह कुंवर, जो क्षेत्र में एक छोटी गोरखा सेना की कमान संभाल रहे थे, ने महसूस किया कि वह देहरादून की रक्षा नहीं कर सकते और कलंगा की रणनीतिक पहाड़ी किले में वापस चले गए। घने जंगलों से घिरे किले की कठिन स्थलाकृति और भूभाग ने इसे दुर्गम बना दिया था। बलभद्र सिंह आश्वस्त थे कि वह इस स्थिति में शिमला की युद्ध शुरू करने से पहले अंग्रेजों ने बलभद्र सिंह को ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करने और ब्रिटिश कमांडर से मिलने के लिए पत्र भेजा। आत्मसमर्पण के लिए बुलाए जाने पर बलभद्र ने पत्र फाड़ दिया। ठीक है, टिप्पणी की कि उन्होंने इतनी देर शाम पत्र स्वीकार नहीं किया। इसका ये शायद टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, कि या तो ये कहना चाह रहे होंगे कि बहुत देर से पत्र प्राप्त होने की वजह से उन्होंने पत्र को स्वीकार नहीं किया, ये लिखा था शायद। कर्नल मालवी जवाब से चकित हुए और क्रोधित होकर उन्होंने किले पर तुरंत क्या कर दिया? हमला करने का आदेश दिया। उनकी सेना संख्या में गोरखाओं से अधिक थी। कलंगा में 600 रक्षकों ने अंग्रेजों के 4000 सैनिकों और उनकी तोपों के दुर्जय स्तंभ का सामना किया। ठीक है, किसमें? गोरखाओं के 600 सैनिक रक्षक थे वहां पर को, और अंग्रेजों के 4000 सैनिक रक्षक थे। तो और उनके साथ साथ में क्या थे? तोप भी थी। तो उसका भी उन 600 सैनिकों ने काफी अच्छे से सामना किया, काफ़ी बहादुरी से सामना किया, क्योंकि यह उनकी ओर बढ़ रहे थे। 29 अक्टूबर को 10 तोपों से बमबारी की गई और अग्रणी सैनिक हमले के लिए एकत्र हुए। लेकिन गोरखा द्वारा प्रदर्शित वीरता के सामने ब्रिटिश हमला बुरी तरह विफल रहा। ब्रिटिश सेना जल्द ही इस मिशन को अव्यवहारिक मानकर देहरादून लौट गई। फिर गिलेप्सी को खबर दी गई कि जो 30 अक्टूबर को अतिरिक्त सैनिकों के साथ पहुंचे और उन्होंने कार्यभार संभाला। ऑपरेशन की कमान ब्रिटिश सेना के हाथों में थी। ब्रिटिश सेना ने तय किया कि अगले दिन 31 अक्टूबर को हमला किया जाएगा और हमलावर दल को 4 टुकड़ियों में विभाजित किया गया, जो एक विशेष स्थान पर थे। गोरखाओं की अग्रिम चौकियां पर धावा बोलेंगे। लेकिन गिलेप्सी घबरा गए और उन्होंने समय से पहले ही संकेत दे दिया। कर्नल कारपेंटर की कमान वाली पहली टुकड़ी और मेजर लुडलो के रिजर्व दस्ते ने भारी गोलाबारी के बीच किले की दीवारों तक कदम रखा और चढ़ने से पहले ही उन्हें एहसास हुआ कि वे चढ़ाई की सीढ़ियां लाना भूल गए हैं। सबसे बुरा अभी बाकी था। गिलेप्सी द्वारा समय से पहले संकेत भेजने की गलती के कारण अन्य 3 टुकड़ियां निष्क्रिय हो गई। ब्रिटिश पहली टुकड़ी और रिजर्व दस्ते गोरखाओं के प्रकोप का सामना नहीं कर सके और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यहाँ तक कि साहसी गोरखाओं की महिलाओं ने भी हमलावरों पर किले से पत्थर गिराकर अपनी सेना की मदद की। अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ और उनके सबसे बहादुर अधिकारियों में से एक एनसाइन एलिस युद्ध में मारे गए।
गैलेप्सी ने एक बहुत मजबूत सेना के साथ कलंगा पर कब्जा करने के लिए और हताश एक और हताश प्रयास किया, लेकिन बहादुर जनरल को युद्ध के मैदान में गोली मार दी गई। एक गोली उनके दिल में घुस गई और एक नायक का जीवन समाप्त हो गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ब्रिटिश सेना में सेवा करने वाला अब तक का सबसे बहादुर योद्धा था। उनके सहायक लेफ्टिनेंट ओहार उनके बगल में मारे गए। गोरखियालियों की अनुकरणीय बहादुरी के आगे ब्रिटिश सेना कमजोर पड़ गई। अब कमान कर्नल मालवी को सौंपी गई, जिन्होंने देहरादून में सेवानिवृत्त होने और वहां सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। कार्रवाई में 5 अधिकारियों ने अपनी जान गंवा दी, 15 घायल हो गए, जिनमें से 7 बाद में मारे गए। 27 गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक मारे गए और 213 घायल हो गए। अंग्रेजों ने लगभग 1 महीने का इंतजार किया और फिर 24 नवंबर को दिल्ली से एक घेराबंदी ट्रेन आ गई। 26 नवंबर की सुबह किले पर भारी गोलाबारी हुई और 18 पाउंडर या 8.17 किलोग्राम की एक बैटरी दीवारों से 300 गज या 274.32 मीटर के दायरे में तैनात की गई। इससे किले में दरार पड़ गई। 18 पाउंडर तोपें 19वीं सदी में ब्रिटिश सेना द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 18 पाउंडर तोपें 19वीं सदी में ब्रिटिश सेना द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। इन्हें 18 पाउंडर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें 18 पाउंड वजन का तोप का गोला डाला जाता था, यानी कि 18 पाउंड उस तोप के गोले का वजन कितना था, 18 पाउंड वजन होता था। ठीक है, इसीलिए उसको 18 पाउंडर कहा जाता था। अंतिम हमला 27 नवंबर को हुआ। इसका नेतृत्व 53वीं रेजिमेंट के मेजर इंगलबी ने किया। अंग्रेज फिर से असफल रहे और फिर गोरखाओं ने, हालांकि संख्या में बहुत कम थे, फिर भी इस आक्रमण का डटकर सामना किया। ए आर गिल के अनुसार कैप्टन कैपेबल, लेफ्टिनेंट लैक्सफोर्ड, लेफ्टिनेंट कनिंगम, लेफ्टिनेंट हैरिंगटन और 33 गैर कमीशन अधिकारियों ने युद्ध में अपनी जान गंवा दी। इस युद्ध में 7 अधिकारी, 635 गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक घायल हुए या लापता बताए गए। अंग्रेजों ने कई प्रयास किए, लेकिन जैसा कि ईडी स्मिथ ने बताया कि हर बार जब कोई घुसपैठ हुई तो गोरखाओं ने अपनी महिलाओं की मदद से गोलियों, तीरों और पत्थरों सहित विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग करके हमलावरों को पीछे खदेड़ दिया। इस समय तक घिरी हुई सेना में भोजन और पानी समाप्त हो रहा था और बलभद्र की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अब घेरे हुए सैनिक अपनी आपूर्ति के लिए एक झरने पर निर्भर थे, जो दीवारों से कुछ दूरी पर था। कि अंग्रेजों ने तुरंत पानी की आपूर्ति काट दी और अगले दिन भारी गोलाबारी के साथ एक नया हमला किया, जिससे सेना की असुरक्षित स्थिति और उनकी सुरक्षा की जर्जर स्थिति के कारण काफी नुकसान हुआ। 11 नवंबर की रात को पानी की आपूर्ति काट देने के बाद बलभद्र सिंह ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और अपनी सेना के बचे हुए 70 सैनिकों के साथ कलंगा को खाली कर दिया। ठीक है, आखिरी 70 सैनिकों के साथ लीडर कमांडर 1 दिसंबर की रात को अपने प्रिय कलंगा से खिसक गया। ठीक है, कौन था वो? बलभद्र शाह था। जब अंग्रेजों ने उस जगह पर प्रवेश किया तो वहां मृतकों और गंभीर रूप से घायलों के अलावा कोई नहीं था। उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। गोरखाओं ने उन्हें रोकने के लिए लगाई चौकियों की श्रृंखलाओं को तोड़ दिया और कड़ी निगरानी में एक पड़ोसी पहाड़ी की ओर भाग निकले। किले के भाग 70 सैनिकों के साथ 300 अन्य सैनिक भी शामिल हो गए थे। वे किले में घुसने का रास्ता ढूंढने के लिए आसपास ही मंडरा रहे थे। मेजर लुडलो को लगभग 400 सैनिकों के साथ उनके पीछे भेजा गया। वह उन्हें तीतर बीतर करने और रात में उनके शिविर पर हमला करके 50 सैनिकों को मार गिराने में सफल हुई। ठीक है, यानी कि जो मेजर लुडलो थे वो गोरखों के पीछे गए और उन 70 सैनिकों में से भी उन्होंने कितनों को मार दिया? 50 सैनिकों को मार दिया। इस प्रयास में अंग्रेजों को नुकसान बहुत कम हुआ और कोई जनहानि नहीं हुई। केवल 2 अधिकारी और 15 सैनिक घायल हुए। ए.आर. गिल का मत है कि मूलतः एक सैनिक बलभद्र सिंह ने पंजाब के शेर राजा रणजीत सिंह के साथ सेवा की। रणजीत सिंह की सेना और अफगानों के बीच हुए एक युद्ध में वीर गोरखा सेनापति और उनके बहादुर सैनिकों को गोली मारकर उनकी अंतिम पंक्तियों तक पहुंचा दिया। कलंगा के सामने रासपना घाटी के बाएं किनारे पर एक दूसरे के बगल में खड़े 2 छोटे-छोटे सफेद स्तंभों पर मुकुट स्थापित किए गए। ठीक है, ये उन स्तंभों की बात हो रही है जहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? उनके स्तंभ बनाए थे, शहीद स्तंभ बनाए थे। एक सर रॉबर्ट रोलो गैलेप्सी का था और उनके साथ शहीद हुए लोगों की स्मृति में पवित्र है। दूसरा जो था वीर गोरखा बलभद्र कुंवर और उनके अनुयायियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। ठीक है, तो 2 स्तंभ थे, एक तो रोलो गैलेप्सी का था और दूसरा किसका था? बलभद्र कुंवर का था, जिन्होंने आखिर तक उनका सामना किया था बहुत बहादुरी से। ठीक है, लास्ट में फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण करने से बिल्कुल मना कर दिया और अपने कुछ ही सैनिकों के साथ वो उस स्थान को छोड़कर चले गए, जो घेराबंदी से बचकर कहीं और सैनिक की मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है,
यह शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा स्मारक है जो विरोधी सेनाओं को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देता है। G.R.C. विलियम्स कहते हैं कि कलंगा का किला बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, उनका नामो-निशान तक मिटा दिया गया। ठीक है? तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने यहाँ तक का जाना। किसके बारे में जाना हम लोगों ने? एक तो हम लोगों ने कलंगा के युद्ध के बारे में हम लोगों ने जाना, और एक अंग्रेज़ों के बीच में जो गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच में जो संधि हुई थी उसके बारे में जाना। कलंगा के युद्ध में हम लोगों को क्या मेन बात सबसे मेन बात क्या जानने को मिली कि जो गोरखाओं के जो सैनिक थे वो बहुत कम थे, उनका सैन्य बल, सैन्य टुकड़ियाँ बहुत कम थी अंग्रेज़ों के हिसाब से, उनकी हज़ारों की तादाद में थी और उनके कुछ 100 थे। तो उसके बावजूद भी उन लोगों ने आखिर तक अपनी जो शासन था, अपना जो क्षेत्र था, शासन क्षेत्र था, उसको बचाने के लिए उन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था। लास्ट में फिर बलभद्र कुँवर जो अंतिम तक जिन्होंने लड़ा, वो भी अंत में शहीद हो गए। ठीक है? तो ये भी यहाँ से हमको देखने को मिला कि अंग्रेज़ों ने उनकी वीरता की काफ़ी प्रशंसा की है और उसके लिए उन्होंने वहाँ पर को एक स्मारक भी बनाया गया है। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अंतर्गत जितने भी अंग्रेज़ अधिकारी शामिल थे, उन सभी के नाम आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है? जितने भी अंग्रेज़ अधिकारी आज के टॉपिक में हमको देखने को मिले हैं, उन सभी के नेम की लिस्ट आप लोग बनाएँगे और उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि कहीं से भी कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो संगोली की संधि थी या फिर कलंगा का जो युद्ध था उसके अंतर्गत कौन-कौन से सैनिक का संबंध, कौन-कौन से ब्रिटिश अधिकारियों का संबंध इस युद्ध से माना जाता है। तो इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन दिया दिया जा जा सकता है। ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारा कहाँ पर तक यहीं पर तक था। इसके साथ ही हमारा लगभग-लगभग गोरखा शासन कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ परिशिष्ट हैं जिसके अंतर्गत हम लोग गोरखा शासन के बारे में हम लोग अभी और अच्छे से जानेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा परिशिष्ट 1, गोरखों के विभिन्न सेना नायकों का नेतृत्व हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसे सपोर्ट कीजिएगा और आगे की वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, जिसमें हम लोग इस बुक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।